हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद आपकी पीरियोडिक टेबल में से एक और सीरीज दी है लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड श्रेणी। तो सबसे पहले वो है यूनिट थर्ड। तो आवर्त सारणी में से आपकी दो यूनिट्स बनी हुई हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक तत्व। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले हम इसकी स्थिति जान लेते हैं। हमने सभी ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हम चार प्रकार के, चार टाइप्स के ब्लॉक्स पढ़ चुके हैं, एस, पी, डी, एफ। सबसे पहले हम सभी की स्थिति पढ़ते हैं, फिर हम उसमें से चूज करके डी ब्लॉक पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी यूनिट फर्स्ट में क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखते हैं, हम रफ डायग्राम बना रहे हैं पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल बना रही हूं मैं। ये हमने पीरियोडिक टेबल का एक रफ डायग्राम तैयार कर लिया। इसका मतलब हमने पूरी पीरियोडिक टेबल हमने तैयार कर ली है। अब इस पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम ये ब्लॉक्स देखते हैं, कौन कौन सा ब्लॉक होते हैं। देखो हम क्या पढ़ते हैं, ये कौन सा ब्लॉक है, ये वाला, इस लेफ्ट हैंड साइड पे ये आता है एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। ओके, इस ब्लॉक को देखते हैं। ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, चार ब्लॉक है ना। ये देखते हैं, इसका नाम है डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है ये? डी ब्लॉक, ये वाला। इसमें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होता है, लेकिन हमें ब्लॉक देखना है, कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। आपके सिलेबस में डी और एफ ब्लॉक है। डी ब्लॉक यूनिट फर्स्ट, एफ ब्लॉक यूनिट थर्ड। हमें डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पढ़ना है। तो हम सब स्थिति जान चुके हैं, एस और पी के बीच में होता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बिल्कुल अलग स्थित होता है। ओके, अब ये जो डी ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनका नाम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक रखा क्यों है, ये जानते हैं। ये जो ब्लॉक्स के नाम रखे हैं वो इस आधार पर रखे गए हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर रहा है। जैसे अगर हम एस की बात करें, एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक के जो भी तत्व होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी एलिमेंट्स में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में प्रवेश करता है? एस कक्षक में प्रवेश करता है। कौन से कक्षक में प्रवेश करता है? एस कक्षक में प्रवेश करता है। इसीलिए इस ब्लॉक का नाम क्या रख दिया है? एस ब्लॉक एलिमेंट। अर्थात एस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी तत्व, एस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जो भी तत्व होते हैं, उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है। इसीलिए इन तत्वों को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब हम पी ब्लॉक पे आते हैं। पी ब्लॉक में जो भी पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में प्रवेश करेगा? पी कक्षक में प्रवेश करता है। कौन से कक्षक में प्रवेश करता है? पी कक्षक में प्रवेश करता है। इसीलिए इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम डी ब्लॉक देखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में अंतिम इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मतलब इसमें वही तत्व रखे गए हैं जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करे। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में प्रवेश करता है? डी कक्षक में प्रवेश करता है। अब एफ ब्लॉक को देखते हैं। सेम वही, जिस तरह से एस पी डी एफ में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस पी और डी एफ में, डी में प्रवेश करता है, इसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है? एफ कक्षक में प्रवेश करता है। ओके, तो हम एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स वे होते हैं जिनमें अंतिम
अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में, पी ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में, एफ ब्लॉक है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है। हमें कौन सा पढ़ना है? ये पढ़ना है डी ब्लॉक। इस डी ब्लॉक में श्रेणियां दी गई हैं, एक है, मैं श्रेणियों में इनको बांट देती हूं। डी ब्लॉक है, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं? एक ये श्रेणी, एक ये श्रेणी। आपके जो सिलेबस में मैं सिर्फ वही बताऊंगी, एक ये। वैसे ही 4 श्रेणियों में बटा होता है। कौन सी? ये होती है, मैं सभी में लिख रही हूं, ये होती है प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। यह है द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी। यह है तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी। और अंतिम है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी। ओके, आपके सिलेबस में या फिर ये जो डी ब्लॉक होता है, इस डी ब्लॉक के अंतर्गत 4 श्रेणियां आती हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या 3D, 4D, 5D, 6D। ये जो 4 श्रेणियां हैं, इन 4 श्रेणियों में आप देख पा रहे होंगे कि 3D, 4D, 5D और 6D नाम दिया है। इसका मतलब है 3D श्रेणी उसको कहेंगे, मैंने बोला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में तो जाएगा, तो इसमें भी अंतिम डी में जा रहा है, डी लिख रहा है सभी में, लेकिन अब इसको और कैटेगराइज किया गया है, हर एक को स्पेसिफाई किया गया है कि इस वाली श्रेणी में वे तत्व आएंगे जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3D। ठीक है, तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है जिसमें 3D में जाता है, वो होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी या फिर 3D श्रेणी। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाए तो 4D या फिर तृतीय संक्रमण श्रेणी, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में जाए तो तृतीय और 6D में जाए तो चतुर्थ। आप देख पा रहे होंगे कि सभी में D है, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन D में जाता है, 3D, 4D, 5D और 6D में जाता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन जिनमें डी कक्षक में जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले हम डी ब्लॉक के तत्व, हमने इसको 3D कह दिया, 4D कह दिया, 5D कह दिया। अब इसमें हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो हम समझ जाएंगे कि ये पहली है, दूसरी है, तृतीय है, चौथी है, पर इनको संक्रमण नाम क्यों दिया गया है? इनका संक्रमण देने से तात्पर्य क्या है? तो हम सबसे पहले देखते हैं, इसका मतलब है कि डी ब्लॉक के तत्व कुछ संक्रमण तत्व होते हैं। पहले हम शब्द समझते हैं, संक्रमण तत्व इस श्रेणी के तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब ये संक्रमण तत्व क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, एक और बात जो आपके इस यूनिट में है, इस यूनिट में आपकी है प्रथम संक्रमण श्रेणी और ये है द्वितीय और तृतीय। ये है फर्स्ट पार्ट आपकी यूनिट का और ये है सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले हमें प्रथम संक्रमण, तो मतलब हम फर्स्ट पार्ट में अभी हम 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं संक्रमण होता क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, संक्रमण तत्व टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम संक्रमण तत्व क्या है जान लेते हैं, क्योंकि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। तो ये संक्रमण तत्व क्या होता है ये समझते हैं। संक्रमण तत्व जानने से पहले हम देखते हैं डी कक्षक। अगर हम डी कक्षक की बात करें तो डी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो देखते हैं। एस की बात करें तो एस में 2 आते हैं, पी की बात करें तो पी 3 होते हैं तो 6 आते हैं, डी की बात करें तो कितने आते हैं 10। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? अधिकतम आते हैं 10 लिमिट होती है। जैसे एस, जैसे हम संक्रमण पढ़ते हैं एस 1 है, पी ये होता है डी 1 2 3 4 5,
तो इसमें 2 आते हैं, इसमें 6 आते हैं, इसमें कितने आते हैं 10, और F में कितने आ सकते हैं 14। आपको याद रखना है ये। इसके बाद अगर हम देखें तो मैंने अभी बताया आपको D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, ठीक है। अब हम इसी से आधार पर समझेंगे संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनकी किसी सामान्य अवस्था या किसी महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था, महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था या तो सामान्य नॉर्मल हो या फिर वो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन से तो आते हैं उनको देखेंगे। मैं क्या हूं D1 से D9 तक विन्यास हो, कभी D10 नहीं होना चाहिए। मतलब कक्षक कैसा होना चाहिए? D कक्षक अपूर्ण हो। अगर पूर्ण होगा तो 10 हो जाएंगे, 10 नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अपूर्ण होना चाहिए। तो जब ये अपूर्ण होता है अर्थात विन्यास D1 से D9 होता है तो ऐसे तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, जिनमें D कक्षक अपूर्ण रहे, पूरा नहीं हो पाए, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 नहीं हो, 1 से लेकर 9 तक हो जाएं, तो उन सभी तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो सबसे पहले यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हमें प्रथम संक्रमण श्रेणी, मैंने उसकी पोजीशन आपको बता दी है, उसमें तत्व कौन कौन से आते हैं पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको भी याद रखना है। अभी हम तत्व देखते हैं। इधर देखो, देखो स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। पहले मैं प्रथम को लेके बता रही हूं, फिर उसके बाद लास्ट में ही बताऊं। पहले आप इसको देखो। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें होता है 3D1, इसकी बात करूं तो 3D2, 3D1 4s2। तो अगर मैं यहां से यहां तक पहुंचूं तो हम कॉपर और जिंक पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है स्कैंडियम से निकल तक ये तो सब संक्रमण है, क्योंकि आप 1 2 3 फिर कुछ अब बाद में अभी इलेक्ट्रॉन विन्यास समझाऊंगी तब समझाऊंगी। तो 1 2 3 ये जैसे जैसे बढ़ेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो यहां पर पूरे नहीं हो पाएंगे। निकल, कॉपर और जिंक का विन्यास देखते हैं। इसका विन्यास देखो, कॉपर का होता है 3D10 4s1, इसका होता है 3D10 4s2। अब आप कहोगे कि अंतिम इसमें 2 रह गए, इसमें 1। इसका कारण ये है, देखो अगर मैं इसको 3D9 करती और 4s2, क्योंकि इससे ऊपर वाले का होता है 3D8 4s1 होता है विन्यास, इसके बाद 4s2 होता है, तो अगली बार में क्या होगा 3D9 4s2 होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो 3D10 विन्यास होता है, आप 3 विन्यास हमेशा याद रखोगे कि रिक्त, अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी होते हैं, और तत्व कोशिश करता है कि इस इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त किया जा सके। तो अगर ये D इससे एक इलेक्ट्रॉन को खींच ले तो इस पे तो 10 हो जाएंगे, इस पे 1 रह जाएंगे, तो मतलब ये कुछ स्थायी, क्योंकि पूर्णपूरित पूरा भर गया कक्षक तो वो स्थायी ज्यादा होता है, तो इससे तो ज्यादा, तो स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है तो क्या कर लेता है, ये 10 बना लेता है। इसमें क्या रह जाता है 1। अब आपको मैं एक बात बताती हूं कि जो जिंक होता है ना, ये संक्रमण नहीं होता, ये संक्रमण होता है। लेकिन अब आप सोचोगे कि 3D10 में 3D10 पूरा पूर्णपूरित हो गया। अभी तो मैंने कहा कि अपूर्ण होना चाहिए, T10 कभी भी नहीं होना चाहिए। एक बात यहां भी याद रखनी है, या तो किसी सामान्य अवस्था, तो ये तो इसकी सामान्य अवस्था हो गई, या किसी महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था। अगर मैं जो ये श्रेणी होती है ना, डी ब्लॉक की श्रेणी होती है, डी ब्लॉक की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, नॉर्मल स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। अगर मैं कॉपर को +2 में बदल देती हूं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 निकालो, तो 3D9 4s0 हो जाएगा। अब है क्या पूर्णपूरित? अब है क्या 10 इलेक्ट्रॉन?
नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि ये सामान्य अवस्था में तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में संक्रमण तत्व बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था होती है इन तत्वों की +2। तो लेकिन अगर जिंक की बात करें, अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देती हूं तो भी ये 10 रहेगा, ये नहीं बन पाएगा। अपनी स्थायी सामान्य फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी D10 ही रहेगा। तो इसलिए ये क्या है, ये एक संक्रमण तत्व नहीं है, डी ब्लॉक का तत्व तो है। तो आपको मैं बताती हूं, मैं दोबारा से डी आवर्त सारणी को छोटे रूप में बना रही हूं। यहां पे ये कौन सी है, एस, पी और ये डी। जो ये डी ब्लॉक होता है इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, पी और ये कौन सा है, डी। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, आपके सिलेबस में 3 है। तो यहां पे ये जो लास्ट में आता है, ये आता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो ये अंतिम जो तत्व होते हैं 3, ना तो सामान्य में ना ही महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था में, किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में D9 विन्यास तक नहीं करते। कैसे रहते हैं, D10 रहते हैं। इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक के तत्व तो हैं। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलती हूं। स्टेटमेंट ये है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, आप जाके पीरियोडिक टेबल देखेंगे और पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे जिंक, कैडमियम, मरकरी देखेंगे और उसमें डी विन्यास देखेंगे, सभी में D10 आ रहा होगा। और अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, क्योंकि S भी पूरा है, तो भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी D10 से D9 भी नहीं होगा, इसलिए वो क्या है, संक्रमण तत्व नहीं है। तो एक स्टेटमेंट है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। कारण क्या है कि ये किसी सामान्य अवस्था या किसी महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था में भी D10 विन्यास ही रखते हैं, डी अपूर्ण विन्यास नहीं करते, इसीलिए ये संक्रमण तत्व नहीं होते। और बच्चे कुछ ये सारे जो तत्व आते हैं वो क्या हैं, संक्रमण तत्व होने के साथ साथ डी ब्लॉक के तत्व भी होते हैं। तो आप ये शब्द समझ चुके हैं कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें विन्यास क्या होता है, अपूर्ण होता है, D9 नहीं होता है, D10 ही रहता है नॉर्मल कंडीशन या फिर सामान्य ऑक्सीकरण, किसी भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी। ठीक है, अब हम डी ब्लॉक तत्व के कुछ गुण होते हैं, पहले शॉर्ट में समझते हैं, फिर वो पूरी यूनिट बन जाती है जिसे हम डिटेल में समझेंगे। देखो कौन कौन से नियम होते हैं, कौन कौन से गुण हैं इनके। गुण ये है, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, अब देखो गुण क्या क्या है, दोबारा से पीरियोडिक टेबल बना लेती हूं। बना ली पीरियोडिक टेबल, डार्क कलर से बनाते हैं, बन गई। ये डी ब्लॉक है, हम एस ब्लॉक कैसे पढ़ते हैं, खाओ रबड़ी सस्ती फ्री, जो भी ऐसे, एस ब्लॉक को भी ऐसे, इसको बोरोन, एल्यूमिनियम ऐसे पढ़ते हैं, इसको भी ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन इसको कैसे पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं। इनमें तो लंबवत समानता ही होती है, लेकिन इसमें कैसी होती है, इनमें तो लंबवत समानता है, लेकिन इसमें कैसी समानता है, क्षैतिज समानता है। ये लंबवत होती है और ये कैसी है, क्षैतिज। मतलब ये आपस में कैसे संबंधित हैं, सभी तत्व क्षैतिज रूप में, और ये कैसे है, लंबवत रूप में। और जो ए ब्लॉक होता है ना, वो यहां से ही निकाला हुआ है। ए ब्लॉक वो कैसे आएगा, अभी हम लेंथ नोट पढ़ेंगे, वो आपको डिटेल में मैं समझा दूंगी, लेकिन आपको याद रखना है, और आवर्त सारणी में और ब्लॉकों की अपेक्षा जो डी ब्लॉक होता है और ब्लॉकों की लंबवत समानता होती है, जबकि डी ब्लॉक में कैसी होती है, क्षैतिज समानता पाई जाती है। एक गुण ये रहा। इसके अलावा ये धन विद्युतीय होते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। उत्प्रेरकीय गुण मतलब जो अभिक्रिया की गति को तेज या धीमा कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं हैबर प्रक्रम देखूं, अमोनिया के निर्माण का प्रक्रम देखूं, तो उस सभी में क्या होता है, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उत्प्रेरक के रूप में यूज किए जाते हैं। अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक मतलब पूरा संकुल है, उनके
जो अंतराकाशी स्पेस पाए जाते हैं उनमें जाके फिट हो जाते हैं, अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। इसके अलावा ये गुण प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये कुछ गुण हैं, आपके नोट्स में लिखे हुए हैं प्रॉपर। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, और प्रथम संक्रमण श्रेणी के स्टेप बाय स्टेप जो गुण होते हैं। जैसे कि प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन सी है, मैंने आपको बता चुकी हूं, 4 श्रेणियां हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आपके फर्स्ट है प्रथम संक्रमण श्रेणी, ठीक है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कहां से कहां तक आते हैं, स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक आते हैं, ठीक है। स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक तत्व आते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी में। कैसे, क्षैतिज रूप से, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहला गुण में स्टार्ट ही हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको समझे बिना नहीं पढ़ सकते हम। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हम तत्व लिख लेते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, स्कैंडियम Ti, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन या फेरस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। ये हो गए आपके स्कैंडियम से लेके कहां तक, ये होते हैं, ये आते हैं आपके, मैं आपको इसको यहां लिख देती हूँ जिंक, ये शायद बोर्ड पे दिखाएगा, यहां लिख देती हूँ जिंक। इसके बाद है जिंक, सबसे पहले इनके साइड में मैं लिख देती हूँ ये 21, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, फेरस 26, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, कॉपर 29 और जिंक 30। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सामान्य तौर पर इलेक्ट्रॉन विन्यास को आसानी से लिखने के लिए क्या किया जाता है, जैसे मैं इसका विन्यास लिख रही हूं स्कैंडियम का, आर्गन, आर्गन के बाद आता है 3D और 4s, ठीक है। तो आर्गन का मतलब है 18 नंबर पे आएगा आर्गन। तो 18 तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमने आर्गन लिख के कंप्लीट कर दिया। 18 के बाद क्या होगा, 19, 20 और 21 पे आ रहा है स्कैंडियम। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, 3, समझे। तो आर्गन 18, फिर उसके बाद 18 तक का विन्यास लिख दिया। इसके बाद है 3D 4 है, तो 18 के बाद 21 है, 21 लिए मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। तो 4s2 3D 1, ठीक है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन हमें S में भरना है, सॉरी D में भरना है, क्योंकि D ब्लॉक है ना। तो 4s2 भर गया, 3D 1, ओके। इसके बाद देखो इसका क्या होगा, आर्गन 3D 4s। अब ये 22 पे है तो उसमें 2 भर गया, 23, 22 हो गया। अब इसके बाद 23 का लिखते हैं, वही आर्गन 18 तक कंप्लीट, 18, 19, 20 और 23 करना है, 3 बढ़ा दो, 21, 22, 23। इसके बाद इसको देखो, आर्गन 3D 4, 4s2, 1 बढ़ा दिया इससे क्योंकि 1 ही तो 24 हुआ है, ओके। आर्गन 3D 5, 4s2। मैं अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाती चल रही हूं। अभी आपको इसमें एक एक्सेप्शन याद करने हैं, वो एक्सेप्शन में बाद में इसमें से करेक्शन करवाऊंगी। अभी पहले आपको एक बढ़ाना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीख रहे हो। तो आर्गन 3D 6, 4s2, ओके। आर्गन इसके बाद 27 है तो 3D 7, 4s2। निकल के लिए आर्गन 3D 8, 4s2, 29। आर्गन 3D 9, 4s2।
ठीक है, ये दिखाई दे रहा है क्या? ओके, दिख रहा है। इसके बाद ये आर्गन 3D10, एक और बढ़ा है 9 के बाद ये, और 4s2। ठीक है, ये बढ़ा दिया हमने, एक एक करके बढ़ाते गए ना। अब आपको एक्सेप्शन याद रखना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास याद करना मैंने आपको सिखाया, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है और इलेक्ट्रॉन विन्यास आप 30 तक बना दोगे। एक एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन है इसमें। सबसे फर्स्ट मैं गोला लगाती हूं और लगा रही हूं स्टार, आपको स्टार लगाना है, क्रोमियम, और ये सेकंड स्टार है कॉपर पे इसका। अब ये देखो क्रोमियम में पहुंचो, यहां देखो, यहां है क्रोमियम का विन्यास है 3d4 4s2 3d4। अगर ये d4 एक इलेक्ट्रॉन को ले ले तो आसानी से ये स्थायी हो सकता है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन s से खींच लेता है, d में भर जाता है, उसके d5 हो जाते हैं। क्यों? d5 अर्धपूरित विन्यास है और वो एक स्थायी विन्यास होता है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को s से अपनी तरफ खींच लेता है और इसमें भर जाता है। मैं इसको कलर्ड से बना रही हूं तो क्या हो जाएगा 3d5, तो इसमें क्या हो जाएगा 4s1। एक एक्सेप्शन समझ गए। अब आपको ये विन्यास याद रखना है कि क्रोमियम में 3d5 4s1 होता है। ठीक है, अब पहुंचते हैं एक्सेप्शन को। कॉपर का लिखा था, कॉपर में क्या है 3d9 4s2, थोड़ा बड़ा लिखती हूं, क्या है 3d9 4s2 ये है। अब आप देखो 3d9 और 3d10 कितने इलेक्ट्रॉन का अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे खींच ले तो d10 हो जाएगा, और d10 बहुत स्थायी होता है। अर्धपूरित, रिक्त, पूर्णपूरित बहुत स्थायी होता है। कोशिश करता है एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाए या फिर दे दिया जाए, कोई सी भी कंडीशन में अगर अर्धपूरित और पूर्णपूरित बन रहे तो वो किया जाएगा। तो क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन को खींच ले तो पूर्णपूरित हो जाएगा, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 3d10 और ये क्या हो जाएगा 4s। तो ये आपको एक्सेप्शन याद करना है, और सब बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हुए चलेगा, सब सेम होगा। तो आपको 2 एक्सेप्शन याद रखने हैं और पूरी प्रथम संक्रमण श्रेणी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हम नए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आगे जो भी है प्रथम संक्रमण श्रेणी के, फर्स्ट हो गया गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके आगे परमाणु त्रिज्या, आयन त्रिज्या, जो भी है आगे स्टार्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में से कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।